गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम सब्जेक्ट पैथोलॉजी में यूनिट डिस्टरबेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम इस यूनिट में पढ़ चुके हैं डिस्टरबेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स लाइक एडिमा, डिहाइड्रेशन एंड ओवरहाइड्रेशन। सेकेंड इज disturbances in the volume of circulating blood. Example, hyperemia, congestion, hemorrhage एंड शोक। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर। मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सर्कुलेशन के अंदर क्या डिस्टर्बेंसेज आते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्शन किस प्रकार के हो सकते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है थ्रोम्बोसिस। डेफिनेशन क्या है थ्रोम्बोसिस की? थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोटेड मास ऑफ ब्लड विद इन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर जो सिस्टम है हमारा बॉडी का, उसकी ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड के द्वारा कोई क्लोटेड मास बन जाता है जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं, जो सर्कुलेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। इस क्लोटेड मास को हम थ्रोम्बस बोलते हैं। Thrombus may be defined as a solid mass derived from elements of blood such as composed of WBC, RBC, fibrin and platelets। तो थ्रोम्बस क्या है? एक सॉलिड मास है जो ब्लड वेजल्स के अंदर डेवलप होता है। और ये थ्रोम्बस किससे मिलके बना होता है? WBC, RBC, फाइब्रिन एंड प्लेटलेट से मिलके बना होता है। ईटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या होते हैं थ्रोम्बोसिस के? तो फर्स्ट इज एंडोथीलियल इंजरी। एंडोथीलियल, अगर कोई ब्लड वेजल्स के अंदर इंजरी हो जाए, उस इंजरी वाली जगह पर क्या बन जाए? क्लोट बन जाए। वो क्लोट कैसे बनेगा कि वहाँ पर प्लेटलेट्स का, WBC का एग्रीगेशन हो जाएगा। तो एंडोथीलियल इंजरी किसकी वजह से हो सकती है? इट कैन बी कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए ब्लड वेजल्स के अंदर। मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से भी एंडोथीलियल इंजरी हो सकती है। ट्रोमा की वजह से भी हो सकती है। कोई इन्फेक्शन हो जाए ब्लड वेजल्स के अंदर तो भी एंडोथीलियल इंजरी हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज, डीजनरेटिव चेंजेस, तो ये कोज क्या करते हैं? एंडोथीलियल इंजरी को कोज करते हैं। और एंडोथीलियल इंजरी की वजह से क्या बन सकता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। सेकेंड इटियोलॉजिकल फैक्टर है थ्रोम्बस फॉर्मेशन का, स्लोविंग ऑफ ब्लड फ्लो। इट मे बी ड्यू टू एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा एंड पैसिव कंजेशन। अगर एओर्टा के अंदर एन्यूरिज्म हो जाए, एन्यूरिज्म का मतलब एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाए, उस ब्लड वेजल्स का डायलेटेशन हो जाएगा तो ब्लड क्या होगा? उस जगह पर स्लो चलेगा। स्लो चलेगा तो ब्लड स्टेसिस होगा। स्टेसिस होगा तो WBC, RBC का वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे वहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड इटियोलॉजिकल फैक्टर है हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड, कि ब्लड की जो कोएगुलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, कोएगुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हाइपर कोएगुलेटी में अकर बाय द फॉलोइंग चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। फर्स्ट इज इंक्रीज इन कोएगुलेशन फैक्टर लाइक फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन दोनों क्या है? कोएगुलेशन फैक्टर है। इनकी मात्रा अगर ब्लड में बढ़ गई तो ब्लड क्या हो जाएगा? कोएगुलेट हो जाएगा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन करेगा। सेकंड है इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट है वो भी कोएगुलेटिंग फैक्टर है। अगर प्लेटलेट का लेवल बढ़ गया तो भी ब्लड का क्या होगा? कोएगुलेशन होगा। थर्ड इज है डिक्रीज लेवल ऑफ कोएगुलेशन इनहिबिटर्स, जो कोएगुलेशन को रोकने का काम करते हैं, लाइक एंटीथ्रोम्बिन और हिपेरिन का लेवल अगर ब्लड में कम हो गया तो भी क्या हो सकता है? कोएगुलेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तीनों जो फैक्टर है, जैसे एंडोथीलियल इंजरी, स्लोविंग ऑफ ब्लड फ्लो एंड हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड, इन तीनों को विर्चोव ट्राइड कहते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस की। थ्रोम्बोसिस में अकर इन द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। थ्रोम्बोसिस जो फॉर्मेशन होता है वो हार्ट में हो सकता है, आर्टरीज में हो सकता है, वेन्स में हो सकता है एंड ब्लड कैपिलरीज के अंदर हो सकता है। आर्टेरियल थ्रोम्बाई प्रोड्यूस इस्चेमिया एंड इन्फाक्शन।
जो आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इस्चेमिया एंड इन्फाक्शन। बिकॉज आर्टरी क्या करती है, वेरियस टाइप एंड सेल एंड टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, और वहाँ पर ब्लड सप्लाई होगी तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से होगी। अगर आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया और वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगी तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पाएगा सेल एंड टिश्यू के पास में, तो उस वो कंडीशन कौन सी होगी, इस्चेमिया होगी। और प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, सेल के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन एराइज होगी, और प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो सेल क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फाक्शन। वेयर इज कार्डियक एंड वीनस थ्रोम्बस, कार्डियक के अंदर और वीनस के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन है तो वो क्या कोज करेगा, एम्बोलिज्म। अब बात करते हैं नेचर ऑफ थ्रोम्बाई। नेचर ऑफ थ्रोम्बाई जैसे फर्स्ट है पेल थ्रोम्बस। पेल थ्रोम्बस जो होता है इसकी साइट कौन सी है, आर्टेरियल ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम। पेल थ्रोम्बस की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फार्म एंड पेल। कंपोजिशन क्या होता है पेल थ्रोम्बस का, इसमें प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन रहते हैं। सेकंड इज रेड थ्रोम्बस, मतलब रेड जो लाल कलर का थ्रोम्बस है उसकी साइड कौन सी है, वीनस ब्लड और राइट एट्रियम। मॉर्फोलॉजी क्या रहेगी रेड थ्रोम्बस की, सॉफ्ट, डार्क, रेड एंड स्मूथ। कंपोजिशन क्या रहेगा, फाइब्रिन विद ब्लड सेल्स। थर्ड है मिक्स्ड थ्रोम्बस। मिक्स्ड थ्रोम्बस कहाँ पर बनता है, कार्डियक चैम्बर के अंदर। इसकी मॉर्फोलॉजी अल्टरनेट डार्क, रेड एंड पेल एरियाज। कंपोजिशन की बात करूँ मिक्स्ड थ्रोम्बस की तो प्लेटलेट्स, फाइब्रिन एंड ब्लड सेल्स। कुछ कॉमन टाइप्स है थ्रोम्बस के। फर्स्ट इज कार्डियक थ्रोम्बस। कार्डियक थ्रोम्बस कैन बी सीन इन कार्डियक चैम्बर। जो हमारे हार्ट का चैम्बर है उसके अंदर कार्डियक थ्रोम्बस प्रेजेंट रहता है। और कहाँ पर, वाल्व ऑफ कस्प। जो वाल्व प्रेजेंट है मिट्रल वाल्व, मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे भी ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। द थ्रोम्बस ऑफ कार्डियक चैम्बर इज कॉल्ड म्यूरल थ्रोम्बस। अगर कार्डियक चैम्बर के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन है तो उसे हम म्यूरल थ्रोम्बस बोलते हैं। अगर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन वाल्व पर हो रहा है, कस्प पर हो रहा है, तो ऐसे थ्रोम्बस को हम थ्रोम्बोटिक वेजिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आर्टेरियल थ्रोम्बस। इट कैन बी कोज्ड बाई एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, हाइपरटेंशन एंड अदर्स। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स कि एथेरोमेटस प्लाक बन जाए आर्टरी के अंदर तो उसको आर्टेरियल थ्रोम्बस बोलते हैं। एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाए एओर्टा का, वहाँ पे ब्लड स्टेसिस होकर थ्रोम्बस बन जाए, वो भी आर्टेरियल थ्रोम्बस कहलाता है। हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड कैपिलरी की वाल अगर डैमेज हो जाए, एंडोथीलियल इंजरी हो जाए, तो वहाँ पे भी क्या बन सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। आर्टेरियल थ्रोम्बस की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कैसा होता है, थ्रोम्बस पेल होता है। कॉमन साइट्स आर एओर्टा, कोरोनरी आर्टरीज, सेरेब्रल एंड रीनल वेजल्स। यहाँ पर आर्टेरियल थ्रोम्बस मिलता है। द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर इस्चेमिया लीडिंग टू इन्फेक्शन। आर्टरी के अंदर अगर थ्रोम्बस का प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रॉपर अमाउंट में सेल एंड टिश्यू के पास में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो कंडीशन रहेगी इस्चेमिया की। और इस्चेमिया की कंडीशन किसको कोज करती है, इन्फेक्शन को। थर्ड है वीनस थ्रोम्बस। इट कैन बी कोज्ड बाई प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, माल न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी एंड मेलिग्नेंसी एंड वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन कब होती है, प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है और उससे वीनस रिटर्न वापस हर तक नहीं पहुंच पाता है और वेन में क्या ब्लड स्टेसिस होने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे उस वेन के अंदर क्या बन जाएगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें कि वीनस थ्रोम्बस की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, तो ये रेड थ्रोम्बस होता है। कॉमन साइट्स रहेगी डीप वेन ऑफ द लेग्स, अदर साइट्स आर वेरिकोज वेन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड रीनल वेंस। इफेक्ट की बात करूं, द इफेक्ट्स आर स्किन अल्सरेशन, पुअर वुंड हीलिंग एंड एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं वीनस थ्रोम्बस की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल एंड वीनस थ्रोम्बस की। आर्टेरियल थ्रोम्बस एंड वीनस थ्रोम्बस के अंदर क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज मैं बात करूं साइट। आर्टेरियल थ्रोम्बस है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, आर्टरीज के
अंदर, लाइक कोरोनरी एंड सेरेब्रल आर्टरी। वीनस थ्रोम्बस की साइट कौन सी होती है? डीप वेन ऑफ लेग्स, लाइक फीमोरल एंड इलियक वेन। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के अंदर एंडोथीलियल इंजरी की वजह से आर्टेरियल थ्रोम्बस प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू वीनस स्टेसिस, वेन में स्टेसिस की वजह से वीनस थ्रोम्बस डेवलप होता है। प्रोग्रेस की बात करें तो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में प्रोग्रेस करता है, जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस जहाँ जिधर ब्लड फ्लो रहेगा उस डायरेक्शन में ये क्या करेगा? प्रोग्रेस करेगा। फोर्थ इज ऑकल्जन। आर्टेरियल थ्रोम्बस एक जगह फिक्स रहता है, डज नॉट ऑकल्ड द ल्यूमेन कम्प्लीटली, मतलब ल्यूमेन को कम्प्लीटली ऑकल्ड नहीं करता है। वीनस थ्रोम्बोसिस क्या कर सकता है? कम्प्लीटली ऑकल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। नेक्स्ट है ग्रॉस। ग्रॉस एनाटोमी की बात करूं तो आर्टेरियल थ्रोम्बस जो होता है वो ग्रे, वाइट एंड पेल कलर का होता है, और वीनस थ्रोम्बोसिस डार्क रेड विद फाइब्रिन स्ट्रैंड होता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी की बात करें तो आर्टेरियल थ्रोम्बस के अंदर फाइब्रिन, प्लेटलेट एंड आरबीसी प्रेजेंट रहती है, और मूव ऑफ आरबीसी एंड लेस ऑफ फाइब्रिन वीनस थ्रोम्बोसिस के अंदर प्रेजेंट रहती है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या एराइज हो सकते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बस के अंदर? इस्चेमिया की कंडीशन एराइज हो सकती है, इन्फाक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स की कंडीशन एराइज हो सकती है। वीनस थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकते हैं? एम्बोलिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, एडिमा एंड अल्सरेशन की कंडीशन एराइज हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बोलिज्म के बारे में। एम्बोलिज्म भी एक थ्रोम्बस के लाइक की स्ट्रक्चर होती है, बट एम्बोलिज्म मूवेबल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो डेफिनेशन किसकी बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज ए डिटेच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड। जो वेजल्स के अंदर सॉलिड प्रोडक्शन हुआ था वो वहाँ से डिटेच्ड होकर, अब वो इंट्रावेस्कुलर जो सॉलिड मास था वो लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन वो वहाँ से एक्चुअल ओरिजिनेशन साइड से डिटेच्ड होकर वो मूव करेगा और अदर साइड पे जाके क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। बात करें टाइप्स ऑफ एम्बोलाई। एम्बोलस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट इज एसेप्टिक एम्बोलस, सेकेंड इज सेप्टिक एम्बोलस, थर्ड इज ट्यूमर एम्बोलस, फोर्थ इज मिसलेनियस एम्बोलस। मिसलेनियस एम्बोलेंस होते हैं एयर एम्बोलस, फेट एम्बोलस, एमनियोटिक एम्बोलेंस एंड टिश्यू एम्बोलस। तो फर्स्ट हम बात करें एसेप्टिक एम्बोलेंस। एसेप्टिक एम्बोलेंस क्या होता है? इट इज़ डिटेच्ड एसेप्टिक पार्ट ऑफ द थ्रोम्बस। एसेप्टिक पार्ट ऑफ द थ्रोम्बस क्या कहलाता है? एसेप्टिक एम्बोलस। सेप्टिक थ्रोम्बस क्या कहलाता है? इट इज़ आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द थ्रोम्बस बट कंटेन बैक्टीरिया। जहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो वहाँ से वो डिटेच्ड हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? बैक्टीरिया। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं सेप्टिक थ्रोम्बस, जो इन्फेक्शन कोज करते हैं। थर्ड है ट्यूमर थ्रोम्बस, एन एम्बोलस दैट कंटेन क्लम्प्स ऑफ ट्यूमर सेल्स एज इन सार्कोमा और कार्सिनोमा। जो कैंसर सेल्स होती है वो ट्यूमर प्रोड्यूस करेगी और वहाँ से डिटेच्ड होकर क्या बनाएगी? एम्बोलस बनाएगी। नेक्स्ट है मिसलेनियस एम्बोलाई। मिसलेनियस एम्बोलाई में फर्स्ट है एयर एम्बोलस। एयर एम्बोलस कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई इंट्रावीनस इंजेक्शन प्रोड्यूस किया जाता है तो एयर एम्बोलस होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड इज फेट एम्बोलिज्म। फेट एम्बोलिज्म ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज बाय फेट ग्लोब्यूल्स कंस्टिट्यूट्स फेट एम्बोलिज्म। फेट की वजह से कोई एम्बोलस बन रहा है तो उसे हम फेट एम्बोलिज्म बोलेंगे। If the obstruction in the circulation is by fragment of adipose tissue, it is called fat tissue embolism। जहाँ पे वो फैट डिपॉजिट हो रहा है एडिपोज टिश्यू के अंदर, वहाँ से वो डिटेच्ड होकर क्या बना रहा है? फैट एम्बोलिज्म। थर्ड है एमनियोटिक एम्बोलस। इट प्रोड्यूस आफ्टर डिलीवरी when droplets of amniotic fluid sucked into uterine venous sinus। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो वहाँ से वो डिटेच्ड होगा तो यूटेराइन वीनस साइनस जो प्रेजेंट है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जाने के चांसेस रहते हैं, और वही एमनियोटिक फ्लूइड फिर क्या करेंगे? ब्लड वेजल्स के अंदर आकर एम्बोलस बनाएंगे। नेक्स्ट है टिश्यू एम्बोलस, कॉज्ड बाय फ्रीएबल प्लेसेंटल टिश्यू। ये क्या बनाएंगे? टिश्यू एम्बोलस। सोर्सेज ऑफ एम्बोलिज्म की बात करें कि एम्बोलिज्म के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज हार्ट। इट ओरिजिनेट फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट
वेजिटेशन ऑफ वाल्व इन केस ऑफ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में इन्फेक्शन होने की वजह से एम्बोलस फॉर्मेशन हो सकता है। सेकंड इज आर्टरीज इन केस ऑफ एन्यूरिज्म एंड एथेरोमा ऑफ आर्टरीज और एओर्टा। थर्ड इज वेन फ्रॉम सिस्टेमिक वेन एंड पोर्टल एओर्टा की वजह से भी क्या हो सकता है, एम्बोलस फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म से क्या क्या इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ एम्बोलिज्म डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ पर ये एम्बोलस डेवलप हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या इफेक्ट डालेगा। अगर एम्बोलस कॉर्नरी आर्टरी के अंदर आ गया तो वो क्या करेगा, डेथ भी कर सकता है। इफ़ इट अकर कोलेटरल सर्कुलेशन और द पार्ट ऑफ वाइटल ऑर्गन देयर में नॉट बी हार्म। अगर वाइटल ऑर्गन के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं कर रहा है एम्बोलस तो हार्मफुल नहीं है। अगर ये वाइटल ऑर्गन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। इन एंड आर्टरीज इट में ब्लॉक द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट। अगर एंड आर्टरीज जहाँ पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट है वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो पर्टिकुलर उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड है इन्फाक्शन। इन्फाक्शन एक नेक्रोसिस वाली कंडीशन होती है जो इस्चेमिया की वजह से होती है। तो इन्फाक्शन की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एन एरिया ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस विद इन द टिश्यू और ऑर्गन प्रोड्यूस्ड बाय ऑकल्जन ऑफ आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज, कि आर्टरी सप्लाई और वीनस ड्रेनेज के अंदर कोई ऑकल्जन आ जाए उसकी वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर कोई इस्चेमिया की कंडीशन एराइज होगी और उस इस्चेमिया की कंडीशन के कारण क्या होगा, इन्फाक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इन्फाक्शन क्यों होगा, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गन के पास में O2 सप्लाई एंड न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा और प्रॉपर O2 और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाने की वजह से कौन सी कंडीशन होगी, इन्फाक्शन की कंडीशन एराइज होगी। ईटियोलॉजी की बात करें, ऑल द कोजेज ऑफ इस्चेमिया कैन कोज इन्फाक्शन। जो इस्चेमिया के कोज है वही किसके कोज होंगे, इन्फाक्शन के, क्योंकि इस्चेमिया किसको कोज कर रहा है, इन्फाक्शन को। तो फर्स्ट इज मोस्ट कॉमनली इन्फाक्ट्स आर कोज्ड बाय इंटरप्शन इन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कॉल्ड इस्चेमिक नेक्रोसिस। आर्टेरियल जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर कोई ऑकल्जन आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो पर्टिकुलर सेल एंड टिश्यू के पास में इस्चेमिया की कंडीशन एराइज होगी और उसकी वजह से क्या होगा, इस्चेमिक नेक्रोसिस होगा। सेकंड इज लेस कॉमनली वीनस ऑब्स्ट्रक्शन कैन प्रोड्यूस इन्फाक्ट टर्म्ड स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। अगर वेन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वीनस ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा और वहाँ पे क्या हाइपोक्सिया की कंडीशन एराइज होगी और वो नेक्रोसिस कर सकता है। थर्ड इज जनरली सडन कंप्लीट एंड कंटिन्यूस ऑकल्जन एग्जाम्पल थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म प्रोड्यूस इन्फाक्ट्स। अगर वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया या एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हो गया और वो आर्टरी और वेन के अंदर ऑकल्जन पैदा कर रहे हैं तो पर्टिकुलर ऑर्गन के पास में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और इन्फाक्शन की कंडीशन एराइज होगी। इन्फाक्ट्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय नॉन ऑकल्जिव सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी एज वेल। अगर थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म की कंडीशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है बट कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है सेल एंड टिश्यू के पास में, तो भी नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फाक्शन। फर्स्ट टाइप है इन्फाक्शन किस प्रकार का है, वाइट पेल। जो इन्फाक्ट एरिया है वो कैसा है, वाइट एंड पेल है। तो इसके कैरेक्टर फीचर्स क्या होंगे, ड्यू टू आर्टेरियल ऑकल्जन की वजह से होता है या सॉलिड ऑर्गन्स की वजह से होता है। कॉमन ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्ट होंगे वाइट एंड पेल इन्फाक्ट्स की वजह से, हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी। अगर टाइप जो इन्फाक्ट्स एरिया वो रेड कलर का है तो इसके फीचर्स क्या होंगे, वीनस ऑकल्जन, लूज एंड सॉफ्ट टिश्यू। कॉमन ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व रहेंगे, बोवेल, लंग्स एंड ओवेरी। थर्ड है सेप्टिक। अगर इन्फाक्ट्स एरिया है तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगा और एप्सिस की कंडीशन एराइज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फाक्शन की अगर बात करें तो लोकलाइज्ड हाइपरमिया ड्यू टू लोकल एनोक्सिमिया अकर इमीडिएटली आफ्टर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई है अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है तो लोकलाइज्ड एरिया है वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी। विद इन ए फ्यू हावर्स ऑफ द आर्टेरियल of the affected part
बिकम स्वेलन ड्यू टू एडिमा एंड हेमरेज। उस एरिया पर जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे एडिमा एंड हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, सेलुलर चेंजेस सच एज क्लाउडी स्वेलिंग एंड डीजनरेशन एपियर अर्ली वाइल डेथ ऑफ सेल्स अकर इन 12 to 48 आवर्स। 12 से 48 घंटे के अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस की कंडीशन एराइज होगी, क्लाउडी डीजनरेशन होने के चांसेस रहेंगे। देयर इज प्रोग्रेसिव प्रोटियोलाइटिक ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू। जो नेक्रोसिस एरिया है, नेक्रोटिक टिश्यू जो प्रेजेंट है, वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में उसका क्या होगा, प्रोटीन डीजनरेशन होगा और जो रेड सेल्स है उसका लाइसिस होगा। फिर धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू का जमाव होगा एंड मार्जिन ऑफ द इन्फाक्ट एरिया जो है वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू का स्कार बन जाएगा और डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की कंडीशन एराइज होगी। डिस्ट्रोफिक जो कैल्सिफिकेशन है वो क्या होता है, जो डीजनरेटेड सेल एंड टिश्यू है या डेथ टिश्यू है वहाँ पर कैल्शियम का जमाव हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, कि जो इन्फाक्ट एरिया है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो फर्स्ट इज वेज सेप्ड इन्फाक्ट एरिया, सेकेंड इज डार्कर फर्म नेक्रोटिक एरिया, थर्ड इज हाइपरमिया। द इन्वॉल्वमेंट इन्फाक्शन आर मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड सेरेब्रल इन्फाक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड इन्फाक्शन, कि इन्फेक्शन एंड इन्फाक्शन में क्या डिफरेंस है। इन्फेक्शन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरियल वायरल जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से कंडीशन एराइज होती है और सेल एंड टिश्यू की डेथ होती है। जबकि इन्फेक्शन में क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में सेल एंड टिश्यू के पास में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो इस्चेमिया की कंडीशन एराइज होती है और उस इस्चेमिया की वजह से इन्फेक्शन की कंडीशन एराइज होती है। इन्फेक्शन का पॉजिटिव फैक्टर क्या रहता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट। जबकि इन्फेक्शन का पॉजिटिव फैक्टर क्या है, आर्टरी एंड वीनस के अंदर कोई ऑकल्जन आ जाए तो इन्फेक्शन की कंडीशन एराइज होती है। द पैथोजन मल्टीप्लाई एंड रिएक्ट विद होस्ट टिश्यू एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन कॉजिंग डैमेज। जो ये माइक्रोबैक्टीरिया रहते हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सेल एंड टिश्यू में की डेथ होती है। जबकि इसमें क्या होगा, वीनस ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू एंगोर्जमेंट ऑफ एरिया ड्रेनेज बाय द वेन। इसमें वीनस ड्रेनेज की वजह से सेल एंड टिश्यू की डेथ होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्टर्बेंसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगी तो कौन कौन सी कंडीशन एराइज होती है। थैंक यू।